तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। बैंक और लोन लेने वालों के बीच का रिश्ता अक्सर एक संघर्ष या लड़ाई जैसा महसूस होता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस तनाव भरे रिश्ते को एक सॉलिड, सक्सेसफुल फाइनेंशियल पार्टनरशिप में बदल दिया जाए? आज हम कुछ ऐसी ही आम गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर बैंक के साथ डील करते वक्त अनजाने में हो जाती हैं और जिनसे वित्तीय स्थिरता या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव हिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये विश्लेषण सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय सलाह न समझा जाए। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कॉम्प्लेक्स बैंकिंग प्रोसेस को आसान और सरल भाषा में समझना है। आज के इस डिस्कशन के 5 मुख्य पड़ाव हैं: बैंकर की रियलिटी, शुरुआत में होने वाली गलतियां, अनुशासनहीनता का नुकसान, फाइनेंशियल स्ट्रेस को हैंडल करना और आखिर में बैंक को एक पार्टनर के तौर पर समझना। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहला सेक्शन है द बैंकर्स रियलिटी चेक। यहाँ हम उस बुनियादी फर्क को समझेंगे जो लोन लेने वालों की उम्मीदों और बैंकिंग सिस्टम के काम करने के तरीके के बीच होता है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में 40 साल का अनुभव रखने वाले लेखक अशोक कक्कड़ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट की है। होता क्या है कि लोन लेने वाले लोग अक्सर जल्दबाजी में होते हैं और सिर्फ जुबानी बातों या भरोसे पर यकीन कर लेते हैं। बस हाँ हो जाएगा सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बैंकर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। उनका सिस्टम सिर्फ लिखित रिकॉर्ड्स, सख्त नियमों और रिस्क मैनेजमेंट पर चलता है। इस ऑडिट ड्रिवन सिस्टम में मौखिक वादों की वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। जो बात कागज पर नहीं है उसका कोई वजूद ही नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, ट्रैप्स एट द स्टार्टिंग लाइन। ये लोन प्रोसेस का वो शुरुआती दौर होता है जहां जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में बहुत भारी पड़ते हैं। सच कहा जाए तो कितने लोग लोन एग्रीमेंट के वो छोटे छोटे अक्षर ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन साइन करने से पहले कुछ क्लॉज चेक करना लिटरली बहुत जरूरी है, जैसे कि पीनल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, क्रॉस कोलैटरलाइजेशन और प्रीपेमेंट पेनल्टीज। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। अधूरे फॉर्म पर बिना सोचे समझे साइन करने के बजाय इन कानूनी पेचीदगियों को समझने के लिए 48 से 72 आवर्स का टाइम लेना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। एक और बड़ी गलती है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन ले लेना। इससे फ्यूचर के मार्केट रिस्क पूरी तरह से इग्नोर हो जाते हैं। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, अपनी आय और कर्ज का अनुपात यानी डेब्ट टू इनकम रेशियो 40% से कम ही रखें। बाकी का जो 60% हिस्सा है ना, वो एक इनकम बफर का काम करता है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या मार्केट में उतार चढ़ाव हो तो ये बफर एक मजबूत सेफ्टी नेट बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि शुरुआती दौर में ही करीब 30 से 40% लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अव्यवस्थित फाइल्स। इसे अवॉइड करने के 3 सीधे और प्रोफेशनल स्टेप्स हैं। सबसे पहले पूरी और वेरीफाइड फाइल्स इकट्ठा करें, फिर उन फोल्डर्स को डिजिटली इंडेक्स करें और हाँ, अगर फाइल में कोई कमी है तो बैंक के पूछने से पहले ही उसका क्लैरिफिकेशन तैयार रखें। तीसरा हिस्सा है द कॉस्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। ये लोन चलते रहने के दौरान का वो टाइम है जहाँ छोटी और हार्मलेस लगने वाली गलतियां धीरे धीरे जमा होकर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाती हैं। बैंक के रिस्क टीम हर व्यवहार को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती है। अगर फाइल जल्दबाजी में सबमिट की गई है तो बैंक इसे पुअर प्लानिंग मानता है, जिससे अप्रूवल में 15 से 30 दिन की देरी पक्की है। वहीं अगर कोई बिना लिखित सबूत के बहुत ज्यादा जुबानी सफाई दे रहा है तो उसे टाल मटोल या इवेजन समझा जाता है और फाइल हाई मॉनिटरिंग में चली जाती है। इसके उलट अगर कमियों को पहले से ही सुधार कर प्रेजेंट किया जाए तो ये डिसिप्लिन दिखाता है, जिससे अप्रूवल प्रोसेस काफी तेज हो जाता है। 700 ये कोई आम नंबर नहीं है, ये फ्यूचर की फाइनेंशियल कैपेसिटी की चाबी है। अगर समय पर ईएमआई न भरने या फंड्स को किसी और काम में लगा देने की वजह से सिबिल स्कोर 700 के नीचे चला जाता है तो समझ लीजिए फ्यूचर में नए लोन मिलने के सारे दरवाजे लगभग बंद ही हो जाते हैं। कुछ ऐसे रूटीन कंप्लायंस भी होते हैं जिन्हें अक्सर हल्के में ले लिया जाता है, जैसे कि एनुअल केवाईसी अपडेट्स, क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट्स, सर्टिफाइड बैलेंस शीट्स और इंश्योरेंस रिन्यूअल्स। बैंक की नज़र में इन डॉक्यूमेंट्स में देरी का सीधा मतलब है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, और इसका रिजल्ट बिना किसी वार्निंग के अचानक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं या पैसा रोक दिया जा सकता है। चलिए आते हैं चौथे सेक्शन पर, नेविगेटिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये किसी भी लोन लाइफ साइकिल का सबसे क्रिटिकल और नाजुक फेज होता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डगमगाने लगती है।
तो आखिर होता क्या है जब ईएमआई या पेमेंट्स वक्त पर नहीं हो पाते? इंसानी फितरत है कि डर या शर्मिंदगी की वजह से लोग बैंक से बात करने से बचते हैं। लेकिन याद रहे, बैंकिंग की दुनिया में ये चुप्पी सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होती है। चुप्पी को बैंक हमेशा भागने का सिग्नल मानता है, जिसके बाद अग्रेसिव रिकवरी शुरू हो जाती है। सही तरीका ये है कि तनाव के समय 7 दिन के अंदर बैंक को अप्रोच किया जाए। अपनी परेशानी का सटीक कारण डॉक्यूमेंट्स के साथ दर्ज करवाया जाए और हो सके तो रीस्ट्रक्चरिंग या मॉरेटोरियम जैसा कोई सल्यूशन खुद प्रपोज किया जाए। ऐसे वक्त में जल्दी कम्युनिकेट करना ही असली बचाव है। फिर एक टर्म आता है पर्सनल गारंटी। ज्यादातर लोग इसे बस एक कागजी फॉर्मेलिटी समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत सख्त कानूनी कमिटमेंट है। अगर मेन बिजनेस डिफॉल्ट करता है तो गारंटर की पर्सनल प्रॉपर्टी और जीवन भर की बचत रिस्क में आ जाती है। खासकर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी जैसे कड़े कानूनों के दौर में इस पर बिना सोचे समझे साइन करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। एक और बात, बैंक के अर्ली वार्निंग नोटिसेस को इग्नोर करने का सीधा अंजाम है 90 दिनों के बाद अकाउंट का एनपीए बन जाना। बैंक के इन रिमाइंडर्स को हल्के में लेने का मतलब है सफसी जैसी सख्त लीगल रिकवरी प्रोसेस को खुद बुलावा देना। और अब आखिरी हिस्सा, बैंक्स एज फाइनेंशियल पार्टनर्स। अब वक्त है पूरे सिस्टम को देखने का नजरिया बदलने का और ये समझने का कि ये रिश्ता वास्तव में कैसा होना चाहिए। याद रखने वाली बात यह है कि एक लोन को ग्रोथ लानी चाहिए, न कि उसे एक बोझ बन जाना चाहिए। बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए गए कड़े नियमों के अंदर काम करते हैं। वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक स्टेक होल्डर हैं। एक बैंक हमेशा बिजनेस की सक्सेस ही चाहता है, क्योंकि उसी ग्रोथ में उनका अपना फंड और उनका प्रॉफिट सेफ है। तो सब कुछ जानने के बाद आखिर में एक सवाल पर गौर करने की जरूरत है। क्या बैंक सिर्फ पार करने के लिए एक रुकावट है या फिर इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर? अगर इस रिश्ते को ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन और सहयोग के साथ निभाया जाए, डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से समझा जाए और कम्युनिकेशन हमेशा खुला रखा जाए, तो सच मानिए बैंकिंग का ये रिश्ता लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।